सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड एक्सिस पे सर्कुलर लूप वायर की, जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है और यूज करेंगे इसमें हम बायो-सवार्ट लॉ। कुछ इस तरह की होगी सर्कुलर लूप, जैसे ये एक ली हुई है लूप हमने, तो इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। एक्सिस जो होगी वो सेंटर से लेके यहाँ ये जो हवा में पॉइंट आ रहा है इसको एक्सिस बोला जाएगा। तो यहाँ पर पूछी जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको इस तरह से खड़ा कर लिया जाए तो ये जो हवा में पॉइंट आ रहा है सेंटर में, अच्छे से पेन से दिख सकता है। सेंटर से पेन क्रॉस करें, जो निब दिख रही है इस पॉइंट पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब इस सर्कुलर लूप को 3D में दिखाने के लिए हम ड्रॉ करें तो लिमिटेशन रहती है कॉपी की, तो आपको ऐसा दिखेगा, लगभग एक पैराबोला जैसा हम दिखाएंगे जिससे हम फिगर बना सकें। तो होगा तो सर्कल, बट एक्चुअली दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसे लूपी टाइप, थोड़ा सा पैराबोला टाइप फिगर बनेगा। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। डॉटेड दिखा रहे हैं जो दूसरी फार अवे साइड को दिखाने के लिए, जो दूर की साइड है उसको डॉटेड से दिखा रहे हैं, जिससे 3D का एहसास हो कि ये 3 डायमेंशन में जो है ये लूप पड़ी हुई है। इसके सेंटर से एक डिस्टेंस ले लेते हैं, यही है इसकी एक्सिस जो हमने दिखाई थी पेन की निब से। सपोज कीजिए पेन की निब वहाँ आ गई और वो डिस्टेंस जो है वो x है सेंटर ऑफ द लूप से, तो ये x मान लिया। इसका सर्कल का कुछ रेडियस होगा इस सर्कुलर लूप का, वो हम मान लेते हैं कैपिटल R मान लेते हैं। अब एक DL एलिमेंट ले लेते हैं। लेट अस टेक स्मॉल एलिमेंट DL as shown in figure। यहां पर एक पार्ट ले लेते हैं। ये इसकी जो लेंथ है वो DL है, और इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, जो हमने एक्सिस पे पॉइंट रखा है, ये हो जाएगा लगभग इस तरह से। लेट इट बी स्मॉल r, इसीलिए मैंने स्मॉल r इसके लिए यूज नहीं किया। मुझे पता था कि r जो डिस्टेंस होता है वो हम बायो-सवार्ट लॉ में हम DL एलिमेंट से लेते हैं उस पॉइंट में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, तो r यहां पर ले लिया। जो करंट माना था हमने वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में माना था, यानी कि इस तरह से जा रहा होगा करंट। तो अगर ये पैराबोला आप देख रहे हैं जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो करंट आपकी तरफ आता हुआ थोड़ा सा दिखेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आई डिनोट कर सकते हैं, करंट को डिनोट कर सकते हैं। जो एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी इस DL एलिमेंट के लिए, वो होगी हमारी मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो होगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय IDL साइन थीटा। थीटा एंगल होगा R और DL के बीच में, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। किस तरह से देख सकते हैं, अगर आप ये लूप लें तो आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए लूप और ये जो एक्सिस पे पॉइंट लग रहा है, इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ये जो एंगल है 90 डिग्री का है। IDL, क्योंकि करंट देखिए हमारा किस तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखिए इस तरह से करंट इस दिशा में जा रहा है, इस तरह से, और हमारा जो R है वो इस तरफ जा रहा है। दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू IDL रह जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। और R स्क्वायर की जगह हम, अगर इस ट्राइंगल को आप देखें, R स्क्वायर की जगह हम यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। R स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस जो एक x स्क्वायर है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी वैल्यू इनकी टर्म्स में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया इस DL एलिमेंट के द्वारा इस पॉइंट पर, बट इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। डायरेक्शन समझने के लिए इसी दोबारा से फ़ायदा लेते हैं इस सर्कुलर लूप का। तो अगर आप इसको देखेंगे और यहाँ पर जहाँ मैंने फिंगर रखी है, मान लीजिए ये हमारा DL एलिमेंट हो गया।
तो इस डीएल एलिमेंट पर अगर मैं क्लैस्प कर लूँ तो ये फिंगर्स किस तरफ दिखा रही हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रही होंगी। ये देखिए इसी डायरेक्शन में यहाँ पे ये डीबी वेक्टर जो है ये बना लिया है। मान लीजिए ये जो डीबी है हमारी मैग्नेटिक फील्ड आई, इसका जो एंगल है वो इस एक्सिस के साथ फाई है। थीटा ऑलरेडी हम डीएल और आर के बीच में यूज़ कर चुके हैं तो इसको फाई मान लिया। तो ये एंगल जो फाई होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा हमें इस एंगल से लेने का कि अब हम इसको कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को एक वर्टिकल कंपोनेंट में और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये इसका रेड से दिखा देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, dB cos फाई, और ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा dB sin फाई। यहाँ हो जाएगा dB cos फाई और यहाँ हो जाएगा dB sin फाई वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए ये अकेला एलिमेंट तो नहीं है, इस लूप में तो बहुत से एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। इसके जस्ट अपोजिट वाला जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डायरेक्शन में, सेम ही मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन कुछ इस तरह हो जाएगी, वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसल आउट कर देगा, राइट। तो जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नेट निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो जो dB sin फाई है ये तो कैंसल आउट ही हो जाने वाला है। तो दिस विल गेट कैंसल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये कंपोनेंट रह जाएगा। तो हमें सिर्फ dB cos फाई को इंटीग्रेट करना है क्योंकि हमें पूरी लूप के लिए निकालना है, तो इसको इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाले का वर्टिकल कंपोनेंट इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ पर अगर dl होगा तो इसके अपोजिट जो होगा वो उसको कैंसिल आउट कर देगा सिमेट्री के लिए, क्योंकि ये एक सर्कुलर लूप है। तो इस तरह से कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं due to symmetry of circular loop, the vertical components of elements will get cancelled, वो कैंसिल हो जाएंगे। Hence only dB cos phi will be the effective magnetic field at the axis। अब डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। हमें dB की फुल इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें dB cos फाई को करना चाहिए। दूसरी साइड ये हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे देगा अगर इंटीग्रेट करके निकाल दें। दिस विल बी आवर आंसर, मैग्नेटिक फील्ड। करके देखते हैं दूसरी साइड अगर मैग्नेटिक हम cos फाई यहाँ लिख देते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय IDL डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू cos फाई। यहाँ तक हमारी डेरिवेशन पूरी हो चुकी है। नहीं, एक ही यहाँ पर गड़बड़ है कि ये cos फाई जो है ये किसी तरह से इन rx की टर्म्स में आ जाए। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए cos फाई को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर तो सॉल्व नहीं हो सकता, बट अगर यहाँ पर हमें पता हो एंगल कोई तो हम cos फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल से। तो हम कोशिश करते हैं इस ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो हमें पता लग जाए। सबसे पहले इस एंगल का पता करते हैं, ये एंगल कितना होगा। देखिए ये फाई एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो भूल जाइए, वर्टिकल कंपोनेंट मान लीजिए है ही नहीं। अब यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का होगा। यहीं पे लिख देता हूँ, देखिए 180 डिग्री का टोटल एंगल होना है। कौन कौन से एंगल है इसमें, एक तो ये फाई हो गया, फाई ओके। दूसरा एंगल ये 90 डिग्री का, dB और r के बीच में 90 डिग्री है, यस।
तो रिमेनिंग जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, मान लीजिए उसको हम ये वाला एंगल को ए मान लें। ओके, तो ये टोटल होके तो 180 ही होना है। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये टोटल एंगल जो होंगे वो 180 डिग्री के होंगे। ये फाई है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा देख लेते हैं। मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, तो 180 डिग्री के बराबर होना है इसको, तो फाई प्लस 90 प्लस ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हम ए के बारे में निकाल सकते हैं फाई की टर्म्स में, ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 माइनस फाई। निकाल सकते हैं, देखिए 90 180 में 90 जाएगा तो 90 रह जाएगा, फिर फाई दूसरी से चले जाएगा तो 90 माइनस फाइव, ये 90 माइनस फाइव है। आप देखिए इसको हमने एंगल को निकाल लिया, दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस फाइव। नाउ कैन यू कैलकुलेट दिस एंगल? बहुत इजीली। ट्राइंगल के सम क्या होते हैं, वो भी 180 के बराबर होते हैं, तो यानी कि दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाया है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाया है हमने इस एंगल को निकालने के लिए, एंगल ए बोल लीजिए इसे। अब ये एंगल बी निकालने के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह नहीं बचा है, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। एंगल बी के लिए, तो एंगल बी प्लस ये कौन सा कितना एंगल है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस ए जो अब हमें पता है वो कितना है 90 माइनस फाइव, ये टोटल होके कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के सभी कोणों का जो जोड़ होगा वो हमेशा 180 डिग्री का होगा। तो बी हमें पता नहीं, 90 ये वाला पता है और ये 90 माइनस फाइव है, तो यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बी किसके बराबर निकलेगा 5 के बराबर। तो ये सेकंड थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा यहाँ पर दो जगह, एक ये एंगल निकालते हुए और बी एंगल निकालते हुए, बाद में ये एंगल कितना निकला है हमारा 5 के बराबर ही है। अब क्योंकि हमने ये जो मेहनत की ये किस लिए की कि हमें फाई की टर्म में ये ट्राइंगल मिल गया है, तो कॉस फाई बता सकते हैं क्या होगा, कॉस फाई क्या होता है, कॉस कैसे निकलता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बेस है आर, कैपिटल आर, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, वो है हमारा स्मॉल आर। तो कॉस फाई हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो हम यहाँ पे अब नीचे कंटिन्यू कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद वी फाउंड आउट कॉस फाई इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। आर क्या होगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होगा। सिंपल आर निकालना हो तो वो अंडर रूट होगा, तो इस तरह से आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। सो दिस इज आर कॉस फाई। अगर हम यहाँ पे अब ये वैल्यू डाल दें कॉस फाई की, तो हमारी डेरिवेशन जो है वो अब सॉल्व हो जाएगी। ऐसे कोई भी एंगल नहीं रहा जो हमने खुद से माना, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया ट्रिग्नोमेट्री लगा के। तो अब हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा डी बी कॉस फाई की जो इंटीग्रेशन हो रही है वो इंटीग्रेशन हो जाएगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस फाई की वैल्यू क्या निकाली हमने आर बाय स्मॉल आर क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई डी एल, ये देखिए अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी की पावर 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, और ऊपर क्या रह गया है मल्टीप्लाइड बाय आर। अब देखिए अगर इंटीग्रेशन हमें करनी है तो अब कांस्टेंट जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। लगभग सभी यहाँ चीज़ें कांस्टेंट हैं, सिर्फ हमारा जो डीएल है उसको छोड़ के, यानी कि सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी। तो बाहर निकल जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई और आर भी बाहर निकल जाएंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। करंट भी, जो आर डिस्टेंस है, जो लूप का हमारा सर्कल का रेडियस है वो भी कांस्टेंट है। आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ये 3/2 पावर
क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, एक्स भी चेंज नहीं हो रहा, आर भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी बाहर आ जाएगा और सिर्फ इंटीग्रेशन रह जाएगी डीएल की। डीएल की इंटीग्रेशन क्या होगी, यानी कि अगर हमारी लूप हो और यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट था डीएल, अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें सभी इन्फिनाइट एलिमेंट में और बोलें कि इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जो इस सर्कल का पेरीमीटर होगा, इसका रेडियस आर है हमारी लूप का, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो we can say integration of dl is equal to 2 पाई r। तो इसको यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय टी इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी 2 पाई r। 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय ये r इस आर के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, आई आर स्क्वायर 2 पाई रह गया और डिवाइडेड बाय हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। थोड़ा सा अरेंजमेंट ठीक कर लेते हैं इसका, म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 पाई को आगे ले लेते हैं, इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारी हो जाएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो किसके बराबर होगी, डी बी कॉस फाई के इंटीग्रल के बराबर। इंटीग्रेशन किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप जिसका रेडियस जो है वो आर है, कैपिटल आर है, जो एक्स है वो एक्सिस का डिस्टेंस है। और ये 2 पाई से 4 पाई क्यों नहीं काटा, इसको रहने देते हैं इसी तरह, क्योंकि ये कांस्टेंट की हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है, तो उससे छेड़छाड़ नहीं करते, इसी तरह से एक्सप्रेशन को याद कर लेते हैं।